सर, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी सत्ता चकनाचूर हुई, तख्ता पलट हो गया ब्राह्मणवादी सत्ता का, अब लोकतंत्र आएगा मजबूती से वहां पर। क्या कहना चाहोगे? जर्नलिस्ट महोदय, जब से नेपाल में कोइली साहब प्रधानमंत्री वहां के बने, वहां के कुछ ब्राह्मणवाद जो लोग सत्ता को अपने इशारे पे चलाना चाहते थे, उनके चंगुल में फंस गए। जनता अंदर से परेशान हो गई। नेपाल एक ऐसा खूबसूरत शहर है, एक ऐसा देश है जहां शांति प्रिय लोग हैं। भारत हमारा बड़ा राष्ट्र है, लेकिन वो छोटा राष्ट्र होने के बावजूद हिंदी सबसे ज्यादा वहां बोला जाता है, राष्ट्रभाषा की तरह माना जाता है, और भारत के लोग ही नेपाल में शासन करते रहे। राजा रजवाड़ों के बच्चों ने उस पे किया। आज नेपाल को खत्म करना चाहता है वह है चाइना। चाइना लगा हुआ है और उसका मजा लेना चाहता है पाकिस्तान। दोनों हमारे भारत के दुश्मन रहे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री एक कूटनीति के तहत चाइना से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के कह करके हमारे पीठ पे छुरा भोगने का काम लगातार चाइना ने किया है। और उसी के इशारे पर हमेशा वहां पे ये जो आंदोलन होता है, अव्यवस्था वहां बनती है, वो नेपाल में बनती है। चूंकि नेपाली की जो कटकाठी है, थोड़ा सा बोलचाल है, वो चाइना से मिलता जुलता है, और वो आसानी से उसके अंदर घुस करके व्यापार कर करके और वो जो है अराजकता फैलाते हैं। आज जो अराजकता आई है वो संविधान के अंदर कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो वहां की नेपाल के लोगों को उसके हक और अधिकार नहीं मिल रहे, छीने जा रहे। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आप भटका रहे हैं, वहां पे ब्राह्मणवाद कर करके आप उनको जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो जनता ने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा लोग आए, जो नेता थे उनको जो है जेल में भर दिया गया, युवा को जेल में डाल दिया गया। और ये कहानी शुरू हुई थी श्रीलंका से। श्रीलंका के अंदर देश के वहां के प्रधानमंत्री को घेरा, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट छोड़ के भागना पड़ा, फिर सेना ने उसको संभाला। उसके बाद में बांग्लादेश में भी हुआ, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना बंगाल से भाग करके भारत में रह रही है, शर्म में रह रही है। पाकिस्तान में ये हुआ, वहां के प्रधानमंत्री को जेल में भेज दिया, इमरान खान को भेज दिया। आपका अफगानिस्तान में हुआ। तो ये सारे जो हमारे पड़ोसी जो सार्क मेंबर कंट्री है वो परेशान है, क्योंकि वहां की व्यवस्था जनता के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां के मजदूरों के हित में नहीं है। और तानाशाही करोगे, राजतंत्र, आप लोकतंत्र बना करके राजतंत्र चलाओगे तो ये तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र के मतलब है लोग, जनता की बात, जनता की सरकार जनता के द्वारा होनी चाहिए, जो भारत के अंदर है। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा है, हमारा संविधान है, और संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई चल रही है। इसी को जहां तोड़ना चाहता है। आज रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, आज हमारा जो इजराइल और गाजा में अटैक कर रहे हैं, वहां फिलीपींस है, वहां पे सीरिया है, उसके बगल में जो है हमारा जो है इराक है, और भी दूसरे कंट्री है। वो सब तबाह और बर्बाद परेशान हो रहे हैं, और वो आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। और इसमें दादागिरी कौन दिखा रहा है? अमेरिका दिखा रहा है, जो हिंदुस्तान भारत का दोस्त कहता है, दोस्ती किया और उसी पे छुरा बोके आप पे जो है 50% का टैरिफ लगा रहा है। अब मोदी जी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोस्ती करें या दुश्मनी करें। तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए रशिया और चाइना से दोस्ती कर रहे हैं। तो नेपाल के अंदर जो ये जो सिविल वार हुआ, वहां के पार्लियामेंट को जला दिए, वहां के प्रधानमंत्री का हाउस जला दिए, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के नंगा करके पैंट खींच करके मारा गया, कई नेताओं को मारा, महिलाएं बर्बाद हुए, कई लोग मरे। और जब ये तरफा तरफी हुआ, जो हमारे आंदोलनकारी थे उन सबको जेल से छोड़ा दिया गया, जेल को गेट कर दिया। तो ये जो अराजकता आई, क्यों आई? वो इसलिए आई कि सत्ता पक्ष जनहित में काम नहीं किया, और जो सत्ता जनहित में काम नहीं करेगा वहां जनाक्रोश होना बहुत
जायज है और जन आक्रोश होगा। और यही हालत कहीं न कहीं हम इस बात के लिए चिंतित है कि अगर भारत में होगा तो क्या होगा। लेकिन नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा है, क्या मजबूत नहीं हो पाया वो हिंदू राष्ट्र के तौर पर? देखिए, जहां कट्टरता आएगी, मुसलमान कंट्री कितने हैं पूरे विश्व में? 59 कंट्री है, सब तबाह और बर्बाद है। क्यों है? कट्टरता की वजह से, आतंकवाद की वजह से, आपस में लड़ रहे। ताकत है, पैसा है, जनसंख्या है, लेकिन कट्टरता जहां होगी वहां बर्बाद होगा। हम सब शांति प्रिय लोग, हमारे एक आदर्श भारत का रहा, हमारा पड़ोसी नेपाल हमारे ही देश है, हम पड़ोसी हैं, हमारा खान पान है, हमारा व्यापार है, आना जाना है, रहना जाना है, दोस्ती है, लड़ाई है, सब होता रहता है। चूंकि हमारा सारा सीमाएं उत्तर प्रदेश का, बिहार का ये जुड़ा हुआ है, रोज आना जाना होता है और इसको भी हम अपने ही देश मानते हैं। लेकिन इस पे संधि हुआ था कि नेपाल पे कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन आज दांत गड़ा रखा है चाइना, मैं नेपाल को खा जाऊंगा, मैं कब्जा कर लूंगा। तो जब नेपाल को कब्जा कर लेगा तो भारत में घुस जाएगा, जैसे कलबंग घाटी में घुस गया, जैसे आप अरुणाचल में घुस गया। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपके बहुत सारी जमीन चाइना ने कब्जा कर रखा है और आप नहीं बोल रहे हो, आप डर रहे हो। तो हम शांति प्रिय रहने वाले लोग हैं, हम कई देशों पे, कोई किसी भी देश पे अटैक नहीं किया। हमारे पे आक्रांत आए, हमारे पे मुगल आए, हमारे पे अंग्रेज आए, बाकी लोग आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे कौवे लोग हैं, हमारे जो अंग्रेजों के ही औलाद है, यही जयचंद, यही बिके हुए लोग, यही गलत लोग, यही हमारे बीच में जो है अपना रोटी सेकने वाले लोग हमें तोड़ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन भारत फिर भी इतना सहनशील भारत की जनता है कि सभी को सहते हुए हमने 800 साल, हमने 196 साल, हमने 78 साल, हम इनको भी झेला है। लेकिन यही हम कहते हैं भारत के कि आपका मन की बात और मोदी है तो मुमकिन है कि बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको संभलना होगा, जागना होगा, चेतना होगा कि नहीं तो क्या पता कि बंगाल की घाटी से, बिहार की धरती से या किसी और राज्य से चिंगारी फूटा तो पूरा भारत के अंदर सिविल वार हो जाएगा। और जब सिविल वार होगा तो फिर आप भागते हुए नजर आओगे। क्या होगा? इसे संभालने के लिए आज ये बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत का है, विश्व के अंदर एक आईना दिखाता है। बिहार के अंदर लोकसभा, विधानसभा का चुनाव है, बिहार के अंदर लोग लोकतंत्र को समझते हैं, वो जननी है लोकतंत्र का, पूरे भारत को आईना दशा दिखाते हैं। वहां क्या होगा देखना होगा। और इसी तरह से हमें भारत को भी संभालते हुए, अपने संविधान को संभालते हुए हमें अपने आप को बदलना होगा और यहाँ जो कट्टरता है उसको खत्म करना होगा। यानी नफरत की राजनीति खत्म करके मोहब्बत का या भाईचारे का या ब्रदरहुड का हिस्सा बनाना होगा। सबका साथ, सबका हिस्सा, सबकी भागीदारी, आर्थिक आजादी देनी होगी। नहीं तो जो नेपाल में हो रहा है, जो नेपाल की हालत है, आज नेपाल के लोग भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भाग रहे हैं। अभी 15 लोग सुबह में पकड़े गए हैं, आपके गोरखपुर में पकड़े गए हैं और जो है बिहार के बीरगंज की तरफ से भाग रहे हैं, जो रक्सौल का रास्ता बनता है। तो आप वहां पे सारा सेना लगाया है, अब सेना भेज रहे हैं। लेकिन वही लोग जो जेल में थे, जेल में जो मर्डरर लोग थे, जो रेपिस्ट थे, जो चोर उचक्के थे, वो जेल से भाग गए हैं। 419 बाकी सभी जेलों से भाग गए हैं। तो वो आगे जाकर के क्या करेंगे? समाज को बिगाड़ेंगे, आंदोलनकारियों को साथ देंगे। तो आंदोलनकारी जहां आंदोलन किया अपने हक अधिकार के लिए, जहां कहा कि ये व्यवस्था गलत है, संविधान को बदला जाए, ठीक किया जाए, और वही आंदोलनकारी दूसरे दिन सड़कों पे झाड़ू मारा, साफ सफाई किया, वहां का कोई नहीं, प्रधानमंत्री भाग गए हैं, बाकी लोग भाग गए। तो वहां अब नई सरकार कब बनेगी, कितने जल्दी बनेगी, ये देखना है। लेकिन जब जनता के हित को नहीं देखेंगे और आप कट्टरता हिंदुत्ववाद की बात करेंगे, कोई और बात की बात करेगा, तो वो जनता बर्दाश्त अब नहीं करती। सब मिलकर रहने वाले लोग हैं, सामाजिक सौहार्द बना के रहने वाले हैं। भारत के अंदर 700 हमारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जाति प्रजातियां, यही सब हम लोगों ने बना रखा है, ये धंधा कर रखे हैं, चंदा कर रखे हैं। जरूरत तो इस बात का है कि हम कभी आदिवासी थे और कलयुग में रहते थे, हम मानव बने, मानव के बाद जो है हम मनुष्य बने हैं। और मनुष्यता अगर खो देंगे तो फिर हम बंदर बने। लेकिन नेपाल से बचना जरूरी है। नेपाल एक धार्मिक जगह है, एक आस्था की जगह है, हिंदू की जगह है। लेकिन वहां आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, वहां आप ब्राह्मणवाद की बात करोगे तो वो नहीं चलेगा।
और इसी की लड़ाई वहां चल रही है। इसलिए बदलाव करना होगा, सोचना होगा, और जो लोग उसको कुचलेंगे तो वो उसको कुचल देंगे। और यही भारत के अंदर हो रहा, नफरत, हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, सरदार, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, जय भीम, ये सब हो रहा। तो ये कब था? इसे निपटाना होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनको एक बनना होगा। लेकिन नेपाल में जो लोग कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी सरकार थी जिसका तख्तापलट किया गया है, बिल्कुल इस प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब ब्राह्मणवाद से संबंधित रहे हैं। बिल्कुल सही। कोहली भी ब्राह्मण है। कोहली जो है, जो देश के वहां नेपाल के प्रधानमंत्री, वो भी ब्राह्मणवाद, वो इसीलिए कहा ना कि वो ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रहे। तो वो सनातन करे कि अगर नेपाल सनातनी बनेगा, ब्राह्मणवाद बनेगा, उनकी सब चलेगा, जैसे कभी भारत में चलता था। तो चूंकि पड़ोसी है इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो नेपाल में अगर ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाओगे तो वहां पे और भी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पहाड़ी हैं, गोरखा लोग हैं, मुसलमान भी काफी लोग हैं, अन्य व्यापारी लोग भी काफी लोग हैं, इधर उधर से, तिब्बत से और सिक्किम से और चाइना के कई लोग उधर मिले जुले लोग वहां रहते हैं। आप वहां पे ब्राह्मणवाद करोगे, जैसे मणिपुर में आपने किया, वहां पे मैत्री और उनके ब्राह्मण और पहाड़ियों के अंदर लड़ा दिया, और आप कभी देखने नहीं गए। कई औरतें मरी, कई हजार औरतों के साथ बलात्कार हुआ। वही हालत नेपाल में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल में क्यों नहीं बर्दाश्त किए जा रहे ब्राह्मणवादी सरकार? क्यों करेंगे? वहां का गर्म खून है बच्चों में, उनमें जोश है, उसमें उमंग है, वो आजादी चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। क्यों नहीं आवाज करेंगे? व्यवस्था से, सिस्टम से। वहां के सिस्टम अगर ब्राह्मणवाद करेगा, मनमानी करेगा, उस पर दमन करेगा, उसको जो है नकारात्मक ले जाएगा और तानाशाही करेगा, तो बदला किससे लेगा? सरकार से लेगा। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हमें सुकून चाहिए, हमें जनता का हक और अधिकार चाहिए, नौजवानों का हक अधिकार चाहिए। इसलिए वहां का नौजवान नपुंसक नहीं है, वो लड़ने वाले हैं, योद्धा हैं, और वो सैनिक बनते हैं, वो मजबूत हैं, पहाड़ी हैं। चाहे उनको खाना अच्छा मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन शुद्ध हवा में जीते हैं और शुद्ध जिंदगी जीना चाहते हैं, इसीलिए वो आवाज उठाते हैं। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि वहां पर राजतंत्र आना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं, कुलीन तंत्र आना चाहिए, फिर से राजा बने वहां पर। ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर भारत के। हाँ तो जाए ना। आज जो शंकराचार्य कर रहे हैं, तो आज हमारा पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, लाखों लोग मर रहे हैं, तो जाके साथ देना। करोड़ों रुपया, हजारों रुपया जो है ये धरना, इसके ये जो है प्रवचन में इकट्ठा करते हैं। यही राम रहीम जो पंजाब का है, कहता 10 करोड़ लोग है, मेरे पास 10,000 करोड़ है, तो जाके साथ दे। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं 2,000 करोड़ का आदमी हूं, तो जाकर के आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? तो ये सब साधु और सन्यासी खाली लूट के खा रहे हैं, लोगों को साथ नहीं दे रहे हैं, मानवता को नहीं समझते, इंसानियत को नहीं समझते, ह्यूमैनिटी का संसार कर रखा है, और वो अपना राज चाहते हैं कि मैं वही राज लाऊंगा जो वैदिक युग था, वही राज लाऊंगा जो सनातन युग था, मैं वही युग लाऊंगा जब औरतों के स्तन काट देते थे, वही युग लाऊंगा जो कमर में जो है हम लोटा लटकाएंगे, झाड़ू लटकाएंगे और तेरा पहला बच्चा को गंगा में फेंक देंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। आप वो युग लाना चाहते हो नेपाल में? नेपाल के नौजवान मर जाएगा, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं चाहेगा, और उसी का अंजाम हुआ है कि आज नेपाल धक 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 और धक रहा है, जल रहा है। अगर नहीं ये सुधरेंगे तो उन सबको पकड़ करके वहां के एक एक नौजवान रोड पे न सिर्फ जूता मारेगा बल्कि काट देगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे भारत के नेताओं, ऐ मेरे भारत के जनप्रतिनिधियों, तुम समझ जाओ, कहीं ये आग तुम्हें न लपेट ले। लेकिन जो ये रामभद्राचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद है, शंकराचार्य, ये क्यों कह रहे हैं कि वहां पहले हिंदू राष्ट्र बने नेपाल में, फिर भारत में बनाएंगे, लेकिन तख्तापलट हो गया वहां पर तो हिंदू राष्ट्र। भद्राचार्य जी को तो ज्यादा दिखता नहीं है, तीसरी आंख से देखते हैं, और ये सब हैं, ये बैठे हैं, जैसे समझ लिया कि मैंने जो है अयोध्या में मैं प्राण प्रतिष्ठा करके राम ले आए, अब राम का रास्ता ले जाके जनकपुरी ले जाएंगे, नेपाल तक अपना राज्य करेंगे। तो ये संभव नहीं है। इस तरह की ढकोसला ना करें। राम राज्य का और ये राम का आंदोलन पे सरकार तो बन गई, लेकिन अब उस पे नहीं चलने वाला। अब जनता समझ गई है, जागरूक हो गई है। अब उनको रोजगार चाहिए, अब उनको शिक्षा चाहिए, अब उनको सुरक्षा चाहिए, अब उनको जो है
बाकी चीजें चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो चाहिए। और ये सबका प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, किस तरह से हमारा देश उन्नत होगा, किस तरह से हमारा पड़ोसी देश हमारे से भाईचारा मैत्री रखेगा, नेपाल में शांति रहेगा। ये सब डॉक्टर दुआ के पास प्रोजेक्ट है, नया विकल्प है, जरूरत है उसको इंप्लीमेंट करने का। और वक्त आएगा, वक्त आ रहा है, सब कुछ बदलता हुआ आपको देखना होगा और बदलेगा, जरूर बदलेगा। ब्राह्मण आदि को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? अब देखिए उसका जर्नलिस्ट महोदय, मैंने पहले भी कहा कि जो भारत के हैं, जो भारत की जमीन, भारत की मिट्टी में पैदा लिए, वो भारत से खूब प्यार करते हैं। लेकिन जो बाहरी आए हैं, जो यूरेशियन लोग, जो वहां लड़ाई हुआ रशिया की तरफ और वहां से भाग करके नेपाल में घुसे, वो मणिपुर की तरफ आए, मणिपुर से होते होते और अपना दुकान मंदिर बनाए, वो दुकान खोला कि धंधा करूंगा। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धंधा, अरे मेरे भगवान है, मेरी आस्था में भगवान मानता हूं, लेकिन मैं जो पैसा चढ़ाता हूं, मैंने जो फ्रूट चढ़ाता हूं, मैंने जो प्रसाद चढ़ाता हूं, वो तो बांटा जाता है। जो मैं पैसा चढ़ाता हूं वो कौन खाता है? भगवान जी खाते हैं क्या? वो सारे पंडित जी खा जाते। तो वो धंधा कर रहे। तो क्या पीटर नवारो सही बोले थे जो आर्थिक सलाहकार रहे हैं कि पीटर नवारो ने कहा, पीटर नवारो ने कहा, मेक्सिको ने कहा, हमारे देश के प्रियार ने कहा कि जहां जहां धर्म का धंधा होगा, जहां जहां आस्था में लोग घूमेंगे, वो गरीब राष्ट्र होगा, वो पिछड़ा राष्ट्र होगा, वो भटका हुआ राष्ट्र होगा, वहां का लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा, वो तहस नहस हो जाएगा। और यही नतीजा है कि नेपाल शांत एक देश को बर्बाद कर रहे हैं और वो बर्बादी का असर भारत में भी पड़ रहा है, हमारे बाकी पड़ोसी मुल्कों में भी पड़ रहा है। और हम सब लड़ने भिड़ने में और विकास की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ शाइनिंग इंडिया, एक तरफ सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ हमारा विकास सबका विनाश, ये नेपाल में हो रहा है। वहां का प्रधानमंत्री डुगडुगी बजाता है, कुछ चंद लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है, उससे निकलना होगा। कोहली क्यों नहीं है सामना किए, क्यों भाग गए? तो भागना पड़ा चूंकि चंद नौजवानों ने अपना हक अधिकार, वहां संविधान को बदलने की बात किया, उसको संशोधन की बात किया, फिर से संविधान नया लिखा जाए, ये मांग हुआ। और वहां के हित, हक और अधिकार के साथ, उनके हिस्सेदारी के साथ वो संविधान बने और चले। इस बात का वहां आंदोलन हुआ और जो आंदोलनकारी जेल में थे वो जेल से बाहर हो गए।